नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश प्लस, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। सुबह के बज गए 10 और वक्त हो गया है कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का। देश में कोरोना का आंकड़ा 1.5 लाख के पार हो गया है और उससे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का ताजा हाल। देश के आंकड़े के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो हम आपको बता रहे हैं। यूपी का इस वक्त का आंकड़ा है वो आपके सामने 6,724 कोरोना के संक्रमित केसेस हैं। इसमें प्रवासियों की संख्या भी अब बढ़ रही है। एक ही दिन के भीतर 229 नए मामले सामने आए। एक दिन का यह आंकड़ा है, 229 नए पॉजिटिव केसेस। हापुड़ से 13 केस आए, मेरठ से 10, औरैया में 5 केसेस कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। बरेली में, एटा में भी केसेस आए। एक एक नया केस बरेली और एटा से सामने आया है। आगरा से 6 केस सामने आए हैं। और आगरा की बात करें तो आगरा में आंकड़ा 870 का इस वक्त है। हालांकि पहले जिस रफ्तार से आगरा में केसेस बढ़ रहे थे कि रोजाना 50 के करीब केसेस आ रहे थे, तो अब कम केसेस मिल रहे हैं। आंकड़ा 870 इस वक्त है। हालांकि आरोप भी कम जांच का लगाया जा रहा है, लेकिन आगरा में केसेस कम मिल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का हाल आपने जाना। देश में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 1.5 लाख के पार जा चुका है। 1.5 लाख पार कर चुका है। 1,51,767 इस वक्त कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है हमारे देश में, यानी कि 1,52,000 के बिल्कुल नजदीक का यह आंकड़ा है। 1,51,767 का आंकड़ा है। 64,426 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। देश में अब तक 4,337 मरीजों की मौत भी हो गई, यानी कि चीन में जितनी मौतें कोरोना से हुई हैं उससे कहीं ज्यादा। तो 1.5 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। 10वें नंबर पर हम विश्व में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े में 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं और चिंताजनक रूप से आंकड़ा बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो महाराष्ट्र से अब तक सामने आए हैं, गुजरात से भी सामने आ रहे हैं। तो कई राज्य सरकारें काफी हद तक कोरोना पर अब तक कंट्रोल किए हुए, नियंत्रण पाए हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में यह स्थिति बेकाबू है और यही वजह है कि आंकड़ा 1,51,767 इस वक्त है, जबकि 4,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां ये कोरोना अब तक छीन चुका है। रोजाना केसेस सामने आ रहे हैं, रोजाना 6,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में ही जो आंकड़ा है उसमें इजाफा हुआ है, उसमें तेजी देखने को मिली है और अब रियायत है 31 तारीख तक इस वक्त जो है लॉकडाउन है। उसके बाद अब लॉकडाउन होगा नहीं होगा, रियायत मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन केसेस नहीं थम रहे हैं लॉकडाउन के दरमियान भी। इस बीच में एक और बड़ी खबर दे दें। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। बिना पास के लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है, यह निर्देश दिया गया है। निर्देश के बाद अब स्थिति यह है कि बॉर्डर पर जाम लगा हुआ है। सोमवार को इस तरह के आदेश दिए गए, मंगलवार के दिन जाम की स्थिति देखने को मिली। कुछ तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी हैं। तो आने वाले और जाने वाले दोनों ही तरफ लंबा जाम है, परेशानी हो रही है। और इन तस्वीरों को आप देखिए, लोग फंसे हुए हैं। पास जिनके पास है बस उन्हीं को एंट्री मिल रही है, जिनके पास पास नहीं है उन्हें एंट्री नहीं मिल रही है। बॉर्डर पर वाहनों की लंबी कतार लगे हुए हैं और पास दिखाने पर इजाजत मिल रही है। ये दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील किया गया है। कल से बॉर्डर सील हुए हैं। आदेश परसों जारी किया गया था, कल बॉर्डर सील हुए। कल भी परेशान हुए लोग और आज एक बार फिर से सुबह सुबह लोग दफ्तरों के लिए निकले तो सही, लेकिन बिना पास की जो निकला है उसको वापस मोड़ दिया, उसके वापस भेजा जा रहा है, उसको एंट्री नहीं दी जा रही गाजियाबाद में। तो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है और जो गाजियाबाद प्रशासन है ये उसने निर्णय लिया है और निर्णय के पीछे का कारण यही है कि उनका ये मानना है कि केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस में इजाफा हो रहा है और ख़ासतौर पर जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं वो कोरोना संक्रमण फैला रहे हैं और इसी के मद्देनज़र फिलहाल बॉर्डर को सील कर दिया गया। लेकिन साथ साथ में जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो हॉस्पिटल में काम करने वाला स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, कोरोना योद्धा हैं, तो उनको एंट्री मिल रही है, बाकियों को एंट्री नहीं मिल रही है। खबर अब शामली से, जहां झिंझाना में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। शामली में पुलिस की टीम पर हमला हुआ है और पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया गया, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। शामली से खबर मिल रही है कि झिंझाना में
पुलिस की टीम पर हमला हुआ है, पुलिस की गाड़ी पर पथराव हुआ है, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई है और हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना मिल रही है और तस्वीरें, ये पुलिस की गाड़ी है और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की गई है। पट्टी बंधा हुआ पुलिसकर्मी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। गौ तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी तो पुलिसकर्मियों पर ही हमला कर दिया गया। देखिए, पुलिसकर्मी के हाथ में चोट आई है और ग्रामीणों ने यह हमला किया है पुलिसकर्मियों पर। मुख्य आरोपी समेत 30 लोग हिरासत में लिए गए हैं, तो 30 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। तो गौ तस्करों को सपोर्ट करने वाले ये कौन लोग, आखिर क्यों ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला किया? तो पुलिस से भी नहीं डर रहे हैं ये लोग और ग्रामीणों ने ही बताया जा रहा है कि हमला किया। देखिए, गाड़ी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, 112 नंबर की गाड़ी। पंकज हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। पंकज, कब का मामला है, किस मामले को लेकर पुलिस वहां पर पहुंची थी, क्यों ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला जिंजाना थाना क्षेत्र के गांव टपराना का है, जहां पर मुखबिर की सूचना मिली थी कि गौ तस्करी यहां पर हो रही है। वो गौ तस्कर पहले से वांछित चल रहा था, उसको लेकर के पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए ही जैसे गांव में एंट्री करती है। लेकिन जो उसके साथ उनके दोस्त या उनके जो ग्रामीण लोग थे, वहां पर पुलिस की गाड़ी पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां पर पुलिस के साथ मारपीट की गई, जिसमें 2 दरोगा सहित 2 पुलिसकर्मी जो कांस्टेबल है वो घायल है। फिलहाल पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वहां पर जो लोग थे 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर और 80 के अज्ञात में मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जी, क्या वांछित चल रहे अपराधी को पकड़ पाई है पुलिस, पंकज? जी, अगर अपराधी की बात की जाए तो ये अफजाल नाम का गौ तस्कर है, जो कि जिला बदर चल रहा था। इसकी गांव में सूचना होने की मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पे मौके पर पहुंची थी। फिलहाल पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके 30 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने वहां पर पथराव और तोड़फोड़ गाड़ी में की थी। जी, जो पुलिसकर्मी घायल है उनकी हालत कैसी है, पंकज? जी, अगर पुलिसकर्मी की बात की जाए तो जो उसमें 2 दरोगा हैं, एक के सर में चोट लगी हुई है और दूसरे के हाथ की हड्डी टूटी हुई है। और जो पीआरवी का जो ड्राइवर है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वह मुजफ्फरनगर रेफर कर दिया गया है, उसके मुंह पर चोट है। जी पंकज, आपके इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 2 दरोगा 2 कांस्टेबल इसमें जख्मी हुए हैं। एक 112 की गाड़ी को जो ड्राइव कर रहे थे उनको भी गंभीर रूप से वो जो है चोट लगी है, जख्मी हुए हैं, उनको आगे रेफर कर दिया गया। मजदूरों की वापसी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और यूपी की सरकार के बीच शुरू हुआ सियासी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और अब कांग्रेस इस मामले में अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी को राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गई है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार के खिलाफ संघर्ष का ऐलान करते हुए कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यूपी सरकार का एक एक कार्यकर्ता ये संघर्ष जारी रखेगा। उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने संघर्षशील श्रमिक जीवन बिताकर राजनीतिक मुकाम हासिल किया है। 19 मई को यूपी सरकार ने जिस दुर्भावना के साथ उन्हें जेल में डाला है वो दिखाता है कि विपक्ष के सकारात्मक सेवा भाव को यूपी सरकार की तरफ से ठुकराया, दबाया जा रहा है। लेकिन अजय कुमार लल्लू नहीं झुकेंगे, कांग्रेस पार्टी का काम नहीं रुकेगा। तो अजय कुमार लल्लू को उनका ये मानना है कि गलत तरीके से राजनीतिक मुद्दा अब इसको बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है, उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, संघर्ष का ऐलान तो कर दिया है, दूसरी तरफ शिवसेना भी तैयार है, समाजवादी पार्टी और बसपा तो सोशल मीडिया पर खास एक्टिव हैं ही। तो इस संघर्ष को क्या बता पाइए कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से धरातल पर उतारे, संघर्ष किस तरह का होगा? क्या सोशल मीडिया का संघर्ष होगा या एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाली है अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी के मसले को लेकर कांग्रेस? देखिए, पहले बसों के लिए संघर्ष किया और बसों के चक्कर में 3 व्हीलर, ऑटो और एम्बुलेंस के चक्कर में फंस गए और इसका जवाब वो दे नहीं पाए और अपनी झेप मिटाने के लिए वो सड़कों पर उतरे और अंततः गिरफ्तार हुए और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में चले गए। देखिए, संघर्ष जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, कल एक बहुत ही इमोशनल ऑडियो रिलीज किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो अजय कुमार लल्लू के माँ बाप का था। तो कांग्रेस पार्टी किसी न किसी तरीके से गोल करना
करना चाहती है, यानी किसी तरीके से अपनी जगह बनानी चाहती है, क्योंकि सियासी वेंटिलेटर पर यूपी में है। और अगर आंकड़ों की बात करें, जब पूरे देश के आंकड़ों की आप बता रहे थे कि कोरोना अपडेट क्या है, तो साफ जाहिर है कि महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा के आंकड़े हैं। और वहां की जनसंख्या देख लीजिए, वहां का क्षेत्रफल देख लीजिए और यूपी का क्षेत्रफल देख लीजिए, और कि यहां आंकड़े क्या हैं और कितनी जनसंख्या है। और साथ ही साथ कल धारावी से जो दृश्य सामने आए थे, प्रवासी श्रमिकों को यूपी, बिहार और अन्य राज्यों में भेजने की कतारें देखने को मिली थी बिना सोशल डिस्टेंसिंग से, ये कलई खुल जाती है, ये परत खुल जाती है शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की। क्या विदेश में यही वजह बन रही है कि महाराष्ट्र में जहां 50,000 से ज्यादा केसेस आ गए हैं, कोरोना को मुद्दा बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना को मुद्दा बनाएंगे तो फिर उनकी प्रदेश सरकार, जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां पर उखिर जाएंगे। इसीलिए अजय कुमार लल्लू को मुद्दा बनाया जा रहा है और संघर्ष की बात कही जा रही है। जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र से पूरे देश का ध्यान बांटने के चक्कर में और जिस तरीके से कोरोना मामले को लेकर यूपी के सीएम ने अपनी एक लंबी लकीर खींच दी है, उस लकीर को धीमा करने या छोटा करने की कोशिश लगातार विपक्षी पार्टियों के द्वारा की जा रही है और कांग्रेस इसमें ज्यादा मुखर देखने को मिल रही है। और बसों की राजनीति में जब कांग्रेस पार्टी फंस गई, क्योंकि जब 3 व्हीलर, ऑटो और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया, ऐसे में कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई थी। और अब न्यायिक जो हिरासत में भेजे गए हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष, उनको लेकर संघर्ष की बात करती है, शिवसेना भी संघर्ष की बात करती है। और किस तरह का संघर्ष है, अगर देश में ही महाराष्ट्र है, मुंबई है, अगर उसे संभाल लिया गया, प्रवासी श्रमिक उस महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में यूपी में आए हैं, बिहार में आए हैं, और ये इन उत्तर भारतीयों के बदौलत वो आर्थिक राजधानी बनी महाराष्ट्र। और ये वोटर भी हैं उनके, ऐसा नहीं है कि ये उनके वोटर नहीं है। कांग्रेस के अगर हम बात करें तो कांग्रेस के परंपरागत वोटर्स हैं उत्तर भारतीय। अगर जो वहां के राजनीति को जानता हो, ये जानता है कि ये ज्यादातर वोट भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को नहीं बल्कि कांग्रेस को करती है। लेकिन जिस तरीके से उन्हें भगाया गया और उन्हें शरण लेने के लिए अपनी मातृभूमि आना पड़ा, अपनी जन्मभूमि आना पड़ा, तो एक तरीके से जो महाराष्ट्र में सरकार पूरी तरीके से फेल। और खुद संजय निरुपम जो वहां के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि प्रवासी श्रमिकों के मामले पर पूरी तरीके से ये सरकार फेल है, यानी महाराष्ट्र की सरकार फेल है। और उसी को लेकर वहां की पार्टी में, वहां की तीनों ही पार्टियों में रार भी है। बिल्कुल लेने या विदेश, वहां की एनसीपी में, कांग्रेस में और बीजेपी में पूरी तरह से रार है। एनसीपी और दूसरी जो पार्टियां वो खुलकर ये बात कह रही हैं कि अब यहां पर तो मनमानी चल रही है। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो विपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में, विपक्ष की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष किस तरह की राजनीति कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो असल मुद्दे हैं उनको छोड़कर ऐसे मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है जो असल में मुद्दे हैं नहीं। वाराणसी में प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी देखने को मिली है। अब खबर आपको ये वाराणसी से दे रहे हैं, खबर बड़ी है। प्राइवेट बस संचालकों की मनमानी देखने को मिली है। डीएम के आदेश को प्राइवेट बस संचालक मान नहीं रहे हैं। डीएम ने कहा कि बस नहीं देने वालों पर एनएसए लगाया जाएगा, लेकिन मनमानी फिर भी चल रही है। अव्यवस्था पर बख्शा कोई भी नहीं जाएगा। डीएम ने कहा है कि अव्यवस्था होगी तो फिर बस मालिक बख्शे नहीं जाएंगे। 250 से 500 प्राइवेट बसें चलती हैं, लेकिन मनमानी चल रही है, अव्यवस्था चरम पर है। और ऐसे में डीएम ने फिर से ये निर्देश दिए हैं, ये स्पष्ट रूप से कहा है कि मनमानी नहीं चलेगी। नीतीश पांडे हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। नीतीश, आप बताइए किस तरह की मनमानी चल रही है, बस संचालकों को ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए था और वो क्या नहीं कर रहे हैं? राजीव, बेलगाम है ये प्राइवेट बस के संचालक। हालत ये है कि जिस दौरान उन्हें जो यात्री आ रहे हैं, जो श्रमिक आ रहे हैं, जो प्रवासी आ रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उस वक्त ये बस देने को तैयार नहीं है। मात्र 100 बसों की मांग की है जिलाधिकारी ने। 250 फीट बसें हैं और 100 बसों की मांग की है, और उस पर भी प्राइवेट बस के जो संचालक हैं वो पूरी तरह से बहानेबाजी कर रहे हैं। कोई ये कहता नजर आ रहा है कि हमें ड्राइवर नहीं मिल रहा है, कोई कहता नजर आ रहा है कि हमारी बसें जो हैं वो खराब हैं। इसका भी हल निकाला जिलाधिकारी ने। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप अपनी बसों को लाकर हमारे यहाँ बनवाइए, हम इसकी व्यवस्था करते हैं, लेकिन आप बसों को लगाइए। इस पर भी किसी भी स्तर पर जो प्राइवेट बस के संचालक हैं वो मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद 369 बस संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है और साफ तौर पर जिलाधिकारी ने यह हिदायत दे दी है कि अगर जो करंट स्टेशन है
जहां व्यवस्था करने को कहा गया है वहां अगर अव्यवस्था हुई तो उसका पूरा जिम्मेदार ये जो बस संचालक इन लोगों की जो अपने हैं जो समिति है वो लोग जिम्मेदार होंगे और ऐसी स्थिति में उन लोगों पर एनएसए लगाया जाएगा। तो जिलाधिकारी मैं बहुत जल्दी आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर जिला प्रशासन को अतिरिक्त बसों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों उन्हें प्राइवेट बस संचालकों के पास जाना पड़ रहा है और दूसरा सरकारी बसें क्यों नहीं इस्तेमाल की जा रही हैं अगर इतनी जरूरत है? राजीव, आपको बता दूं कि जो बीते दिनों जो स्थिति है 250 बसें जो हैं वो रोडवेज की लगाई गई हैं और इसके साथ ही 40 बसें जो हैं वो स्कूल बसें 40 जो हैं वो भी लगाई गई हैं इस पूरे राहत कार्य को देखते हुए। ऐसी स्थिति में जो बसों की कमी पड़ी है, फिट बसों की कमी, ताकि जो व्यवस्था है उसमें कहीं से भी कोई बाधा ना पड़े, उनमें 100 बसें और मांगी गई हैं ताकि जब दबाव बढ़ रहा है, जब ट्रेनें आ रही हैं, जब यात्री आ रहे हैं तो दबाव बढ़ रहा है और उस दबाव को कम करने के लिए 100 बसों की मांग की गई और उन 100 बसों में प्राइवेट बसों को चुना गया कि इन प्राइवेट बसों को भी बुलाया जा सके। ऐसी स्थिति जब ऐसी स्थिति पैदा हुई तो प्राइवेट बस संचालकों ने टाल मटोल पहले करना शुरू किया। उन्होंने पहले तो इस मामले को हल्के में लिया, फिर उसके बाद बहानेबाजी शुरू हुई कि हमारे ड्राइवर नहीं आ रहे हैं। जब ड्राइवरों की समस्या को खुद हल करने की बात कही गई कि हम खुद ड्राइवर भी कुछ संख्या में उपलब्ध करा देते हैं, तो उसके बाद ये आई कि हमारे बसें ही खराब हैं। तो उसका भी हल निकाला गया, प्रशासन द्वारा कहा गया कि हम हमारे वर्कशॉप में आके अपनी बसें ठीक कराइए, बैटरी ठीक कराइए, पहिए ठीक कराइए और मैदान में आइए और लोगों की मदद कीजिए। यानी कि कुल मिलाकर जिला प्रशासन के पास सारा हल था लेकिन इधर इच्छा नहीं थी, इधर मंशा नहीं है उन बसों को देने की। नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। मेरठ में एक प्राइवेट लैब पर इल्जाम लगा है कोरोना की जांच को भटकाने का। लैब पर इल्जाम लगा है कोरोना के आंकड़ों को ज्यादा दिखाने का। अब जब सच्चाई का खुलासा हुआ तो लैब फंसी हुई नजर आ रही है। आखिर रिपोर्ट गलत देकर कौन सी वाहवाही लूटने की फिराक में थे, ये पूरी खबर हम आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे, लेकिन अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है गौतम बुद्ध नगर से। सबसे पहले वो खबर आपको दे दें, अस्पतालों की मनमानी जारी है। गौतम बुद्ध नगर में अस्पतालों की मनमानी जारी है। इलाज के अभाव में नवजात की मौत हुई है। इलाज के अभाव में मौत हुई है। अस्पताल में नवजात का इलाज नहीं हुआ, अस्पतालों ने इलाज नहीं किया। रात भर नवजात को लेकर बेबस पिता घूमता रहा, लेकिन अस्पतालों ने इलाज नहीं किया। ये बड़ी खबर गौतम बुद्ध नगर से। स्वास्थ्य महकमे को यह खबर देखनी चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की पहली खबर नहीं है। लॉकडाउन लगने के साथ ही इस तरह की खबरों में, इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। भूपेश हमारे संवाददाता इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। भूपेश, बताइए, कब से नवजात कौन कौन से अस्पतालों तक पहुंचे, अस्पतालों में क्यों ने इलाज किया? देखिए राजीव, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सिस्टम पे सवाल उठाने वाला बहुत बड़ा एक वीडियो पहले देखिए। एक सेक्टर 36 का दरअसल एक मामला है। सेक्टर 36 में राजकुमार नाम के शख्स जो रहते हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को 25 तारीख में ग्रेटर नोएडा में एक हॉस्पिटल पड़ता है, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पर एडमिट किया था। वहां पे उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चे को जन्म दिया गया और उनके बेटा पैदा हुआ, लेकिन वो बच्चा नहीं रोया। तो हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे पास वो सुविधा नहीं है, आप बच्चे को जो है रेफर कर देते हैं। तो उन्होंने एक अन्य ग्रेटर नोएडा के प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया। ये मामला 9 बजे का है। 9 बजे के बाद वो हॉस्पिटल में लेकर के पहुंचे, लेकिन वहां पर जब वो पहुंचे तो वहां पे बच्चे को एडमिट तो कर लिया गया, लेकिन वहां पर उनसे पैसे लगातार मांगे जा रहे थे। 25,000 30,000 की उनसे मांग की गई। तो उन्होंने कहा कि इतने पैसे हम पर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम डिस्चार्ज कर देते हैं बच्चे को, आप पैसे जमा कर दीजिए। इन्होंने पैसे जमा करे जैसे तैसे। उसके बाद उस बच्चे को लेकर के सरकारी एम्बुलेंस से दादरी ले जाया गया। जैसे ही लोग दादरी में पहुंचे, लोगों का आरोप है कि वहां पर जितने भी डॉक्टर्स थे वो सब सो रहे थे। और उसके बाद ये पहुंचते हैं, वीडियो जब बनाते तो डॉक्टर उठते हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। उनका कहना था कि ये बच्चा छोटा है, अभी 1 से 1.5 घंटे का 2 घंटे का बच्चा है, तो आपको इसको लेकर के निठारी में जो चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल है सेक्टर 39 वहां जाना पड़ेगा। तो वो वहां से लेकर के उस बच्चे को वहां पर पहुंचे, लेकिन इस दौरान बच्चे की जो है मौत हो चुकी थी। हॉस्पिटल में जैसे ही पहुंचे तो डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने रोष में आकर के, उसके बाद जो एम्बुलेंस है, सबसे शर्मनाक चीज ये थी कि वो एम्बुलेंस वहां से वापस आ गई और बच्चे को, जो बच्चे का शव था, उसको खुद इन्हें नोएडा से लेके ग्रेटर नोएडा बाइक पर ही आना पड़ा। और पिता ने दुखी होकर के परी चौक पर पहुंचा और फिर उसने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने
पूरा जो स्वास्थ्य सिस्टम है, स्वास्थ्य विभाग है, और उत्तर प्रदेश सरकार से भी सवाल किया कि मैं अपने बच्चे के सबको जो है मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा हूं, ना तो एम्बुलेंस इस सिस्टम में पैदा हुई। और सबसे बड़ा सवाल ये कि किसी भी अस्पताल में लेके गए, पैसों के अभाव में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं किया। भूपेश, बिल्कुल जो आप जानकारी आपने दी है, शर्म आनी चाहिए। इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा, और पैसा नहीं मिला तो ये किसी को भी तड़पता हुआ, मरता हुआ देख सकते हैं। और ये घटना, ये खबर इस बात की तस्दीक करती है कि सबसे ज्यादा जरूरी इंसानों को इंसान बनाना है। स्वास्थ्य महकमे को ऐसे प्राइवेट अस्पतालों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार मनमानी कर रहे हैं, और उन्हीं की आंखों के सामने लोगों की जिंदगियां यूं ही खत्म होती चले जा रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं, यूपी में प्रवासियों पर सियासत लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी आ रहे हैं, 26 लाख के करीब प्रवासी वापस लौट चुके हैं। इस बीच में बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट का निशाना साधा है, विवाद में लाखों प्रवासी बुरी तरह पिस रहे हैं। ट्वीट करके मायावती ने ये लिखा है कि विवाद हो रहा है और विवाद में पिस कोई और नहीं रहा, प्रवासी ही पिस रहे हैं। और प्रवासियों पर सियासत अति दुखद है। केंद्र व महाराष्ट्र सरकार के बीच में विवाद के कारण लाखों प्रवासी श्रमिक अभी भी बहुत बुरी तरह से पिस रहे हैं। ये बात मायावती ने लिखी है। उन्होंने लिखा कि ये अति दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जरूरी है कि आरोप प्रत्यारोप छोड़कर इन मजलूमों पर ध्यान दें, ताकि कोरोना की चपेट में फंसकर इन लोगों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने से बच सके। वैसे भी चाहे बीजेपी की सरकारें हों या फिर कांग्रेस पार्टी की, कोरोना महामारी व लंबे लॉकडाउन से सर्वाधिक पीड़ित प्रवासी श्रमिक व मेडिकल कर्मियों के हितों की उपेक्षा व प्रताड़ना जिस प्रकार से लगातार की जा रही है, वो भी उचित और देश हित में कतई नहीं है। सरकारें तुरंत ध्यान दें। तो जो सियासत चल रही है, सियासत किस तरह की चल रही है, ये भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि प्रवासी श्रमिक आज जो वापस लौटे हैं, अगर सौतेली माँ की तरह भी कोई देख लेता तो उनकी ये दशा ना होती, पैदल चलने को मजबूर ना होते। महाराष्ट्र में सामना में एक लेख लिखा जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा जाता है, हिटलर शाही और तमाम दूसरे तरीकों के शब्दों का इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये राजनीति अपने चरम पर पहुंच जाती है, एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाता है, और इसी को मायावती कह रहे हैं कि इसमें पिस कोई और नहीं रहा बल्कि प्रवासी पिस रहा है। जौनपुर में सन की आशिक कातिल बन गया। एक तरफा प्यार में प्रेमिका की जौनपुर में एक सन की आशिक ने हत्या कर दी। खबर जौनपुर से आपको दे रहे हैं। सन की आशिक कातिल बन गया। एक सन की आशिक ने एक तरफा प्यार में अपनी प्रेमिका प्यार नहीं करती थी, ये प्रेमिका से प्यार करता था, एक तरफा प्यार था, और प्रेमिका की इसने हत्या कर दी और कुल्हाड़ी से प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। शादी ना करने से ये नाराज था और इसने कुल्हाड़ी से युवती को मार डाला, कुल्हाड़ी से काटकर युवती को मार डाला। ये चाहता था युवती से शादी करना, लेकिन युवती ने इनकार कर दिया। युवती के इनकार से ये नाराज हो गया और इसको ये बात रास नहीं आई, और इस सन के आशिक ने, जिससे ये दावा करता है कि प्यार करता है, उसी को मार डाला, उसी का कत्ल कर दिया कुल्हाड़ी से काट कर। जौनपुर से खबर आपको दे रहे हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।